जिस दिन प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया उस दिन मैं रिज़ल्ट देखने के लिए पास के एक साइबर कैफ़े में गई। तो साइबर कैफ़े में एक भैया पहले से रिज़ल्ट देख रहे थे। साइबर कैफ़े वाले से मैंने कहा, भैया मैंने प्रीलिम्स दिया है, मुझे अपना रिज़ल्ट देखना है। उन्होंने कहा, वो देखो उधर वो भैया बैठे हैं, वो भी अपना रिज़ल्ट देख रहे हैं, तो आप वहाँ जाके देख लो। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी देखना है अपना रिज़ल्ट। उन्होंने मुझे यूँ ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उन्होंने कहा, कौन सा अटेम्प्ट लिखा है? मैंने कहा फर्स्ट। तो उन्होंने कहा, मैंने थर्ड लिखा है, मेरा नहीं हुआ। तो मैंने कहा, प्लीज़ मेरा देख दो। तो उन्होंने बड़ा ही मुँह सा बना के कहा, अच्छा ठीक है रोल नंबर बताओ। मैंने उनको अपना रोल नंबर बताया और उन्होंने देखा और देख के उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुम्हारा हो गया है। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी करना आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, आप कितना डेडिकेटेडली स्टडी करते हैं, मेंटली कितना आप तैयार हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम प्रीति चंद्रा है। मैं 2008 बैच की आईपीएस अधिकारी हूँ। रहने वाली मैं राजस्थान की हूँ और मुझे काडर के रूप में राजस्थान में ही कार्य करने का अवसर मिला। मैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट सीकर के पास एक गांव है कूदन, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है मेरे ही गांव से, मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल से। उसके बाद हमारे ज़िले की हायर सेकेंडरी जो सरकारी स्कूल थी उससे हुई है और आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी ने मेरा दाखिला जयपुर के महारानी कॉलेज में कराया, जहां महारानी कॉलेज के एनी बेसेंट हॉस्टल से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और एमए मैंने किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो इसलिए बैकग्राउंड के हिसाब से मैं ग्रामीण एकदम रूरल बैकग्राउंड से हूँ और मेरे दादाजी रिटायर्ड फ़ौजी थे, मेरे फादर भी रिटायर्ड फ़ौजी हैं, लेकिन हमारा परिवेश जो था वो ग्रामीण और किसान फैमिली का परिवेश था। वहाँ कूदन गांव में प्राइमरी अपनी एजुकेशन लेने के बाद मैं जब सीकर पढ़ने आई तो कोई ऐसे सपने नहीं थे, जैसे बच्चों को कुछ जानकारी अपने सपनों के बारे में नहीं होती है। और पहले तो आज से 25-30 साल पहले की बात करें तो जनरली गांव में बच्चों के ऐसे कोई प्रारंभिक अवस्था में सपनों की उनकी अपनी नहीं होती है। तो जब सीकर आए और सीकर आकर के स्कूल में 12th कर रहे थे तो एक ही सपना था, कैसे करके डिस्टिंक्शंस लेके आएँ और अच्छे परसेंटेज लेके आएँ। सीकर के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए 12वीं में अच्छे परसेंटेज आए और जयपुर महारानी कॉलेज आए। महारानी कॉलेज में आने के बाद दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे लेक्चरर बनना है, जिसके लिए फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया और मैंने टीचर की नौकरी की। लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ के चलते हुए मैंने पैरेलल कुछ अदर जॉब्स भी किए, जिसमें मैंने ऑल इंडिया रेडियो में जॉब किया, मैंने यहाँ के लोकल एक मीडिया हाउस में टीवी एंकर का जॉब किया, मैंने प्रिंट मीडिया में भी जॉब किया और साथ में मैं टीचिंग का जॉब भी कर रही थी। ये सब करते करते 2005 में मैं पहुँच गई थी और 2005 में जब मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही थी एज़ टीचर तो मुझे ये लगा कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए, क्योंकि अब मुझे ये लगा मैं सेटल हूँ और मेरे पास ऑप्शन है और मैं अपने आप को समय दे सकती हूँ। क्योंकि जो दोस्तों ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो होते हैं उनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्कोप और बहुत ज़्यादा ऐसा लिवरेज नहीं होता है कि वो बच्चे ये सोच सकें कि मेरे पास ये ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को पहले सेटल होना होता है। तो मेरे सामने भी यही था कि आपको पहले सेटल होना है, उसके बाद आपको तय करना है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। तो जब मेरी टीचर की नौकरी लग गई थी, लेक्चरर में सरकारी नौकरी में आ गई थी, तो फिर मैंने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सब मैं सोच ही रही थी, मेरे पास ऑप्शंस थे। मेरा फर्स्ट ऑप्शन था उस समय कि मैं एनजीओ के रूप में काम करूं, या मैं मीडिया में जॉब करती हूं मैं इसको कंटिन्यू करूं, या मैं लेक्चरशिप कर रही हूं उसको कंटिन्यू करूं। यही सब विचार करते करते एक दिन न्यूज़पेपर में यूपीएससी का रिज़ल्ट आया और फ्रंट पेज पे यूपीएससी में जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया था उनके फ़ोटोज़ आए, उनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव अच्छा लिखा हुआ था। तो वो सब सुबह सुबह जब उठ के पढ़ा तो मेरे ब्रदर मेरे साथ बैठे हुए थे, उनसे मैंने कहा कि भाई क्या मैं ये कर सकती हूँ? तो भाई ने कहा हाँ क्यों नहीं कर सकती, अगर तू सोच ले तो तू कर सकती है। तो उस दिन मैंने पता नहीं क्यों बट वो न्यूज़ देखते ही ऑल ऑफ सडन मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करना है। जब यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचा तो बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी कि क्या स्टेजेस होते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए। हमारे टाइम में प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू, आज भी वही होता है बट कुछ सिलेबस उसमें चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है।
तो वो जब मैंने डिसाइड किया तो बहुत ज़्यादा मुझे क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, उनके कुछ दोस्तों ने इसे क्लियर किया था एग्ज़ाम को। उनसे मैंने मार्गदर्शन लिया, उनसे मैंने पूछा कि ये एग्ज़ाम कैसे कैसे करना है, और उन लोगों ने मुझे इस बारे में गाइड किया। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स के लिए मैं गई और मैं अपनी बुक्स ख़रीद के लेके आई और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। मेरे भाई जो हैं वो मेमोरी टेक्निक और एज एजुकेशनल मोटिवेटर का काम करते थे, तो उनसे मैंने गाइडेंस लिया कि कैसे मुझे करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले आपको अगर क्लैरिटी है आपको क्या करना है, तो आपको फिर अपने टाइम को, आपके पास जो जितना मटेरियल है पढ़ने के लिए उसके बीच में आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और क्या आपके पास इतना समय है कि आप वो सारा सिलेबस उस टाइम फ्रेम में कवर अप कर पाएँ। तो ये प्लानिंग बड़ा ही साइंटिफिक और कैलकुलेटिव तरीके से मैंने प्लान किया था। अपनी यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही कैलकुलेटिव और प्लानिंग तरीके से मैंने किया, और उस प्लानिंग में मेरे स्टडी आवर्स कितने हैं वो मैंने डिसाइड किया। मुझे किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन उस तैयारी के टाइम नहीं होना चाहिए, ये मैंने डिसाइड किया, और सिर्फ मुझे जो करना है उस तरफ मैंने फोकस किया। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो अपने देश का टॉप एग्ज़ाम है, और इसको करने के लिए आप जब अपने दिमाग में पूरी तरह से निश्चित हो जाते हैं, तय कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तभी आप उस एग्ज़ाम को करने की तैयारी शुरू करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि बाकी लोग कर रहे हैं तो मुझे करना है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, ये सोच करके मैंने इसे किया। मैंने अपने आप को सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया। मैंने अपने आप से कहा कि मेरा ये पहला और आखिरी प्रयास है, लेकिन इस प्रयास में मैं ऐसी एक भी चूक या कसर नहीं छोड़ूंगी जिसकी वजह से मुझे बाद में ये लगे कि मैं ऐसा कर लेती तो शायद मैं सेलेक्ट हो जाती। मैंने ये सोच के तैयारी की कि मैं अपना 100% इस तैयारी में दूंगी, और चाहे मेरा एग्ज़ाम कल को क्लियर ना हो, बट मुझे ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया या मैंने ये नहीं किया। तो इसी विचार के साथ मैंने अपनी तैयारी की। सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए अपने घर वालों से अलग रहने का निर्णय किया, और घर के पास ही मैंने एक जगह पे अपना डेरा जमाया पढ़ाई करने के लिए। मेरे घर से सुबह शाम टिफ़िन तैयार होके मेरे लिए चला जाता था और मैं वहीं पढ़ती थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं 16 आवर्स मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़े हुए 6-7 साल हो गए थे। तो मुझे लगा कि वो सारा कवर अप करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो 8-8 आवर्स के स्लॉट्स में मैंने अपना टाइम डिवाइड किया, और 16 घंटे मतलब 16 घंटे, और उस एक साल में किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना और सिर्फ अपनी स्टडीज़ करना। तो यही मैंने किया, और मेरा प्रीलिम्स जो था एग्ज़ाम वो काफ़ी अच्छा था। कई ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जब लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया कि आप क्या करोगे। कई बार ऐसी चीज़ें भी आई कि फैमिली भी इस चीज़ को लेके अपसेट थी कि क्या पता ये बच्चे क्या कर रहे हैं, शादी का टाइम हो गया, इनको शादी करनी चाहिए, लड़की है शादी हो जानी चाहिए। तो इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। बट प्रीलिम्स लिखने के बाद मैं कॉन्फिडेंट थी कि प्रीलिम्स मेरा क्लियर होना चाहिए। जिस दिन प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया उस दिन मैं रिज़ल्ट देखने के लिए पास के एक साइबर कैफ़े में गई। तो साइबर कैफ़े में एक भैया पहले से रिज़ल्ट देख रहे थे। साइबर कैफ़े वाले से मैंने कहा, भैया मैंने प्रीलिम्स दिया है, मुझे अपना रिज़ल्ट देखना है। उन्होंने कहा, वो देखो उधर वो भैया बैठे हैं, वो भी अपना रिज़ल्ट देख रहे हैं, तो आप वहाँ जाके देख लो। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी देखना है अपना रिज़ल्ट। उन्होंने मुझे यूँ ऊपर से नीचे तक देखा, और फिर उन्होंने कहा, कौन सा अटैम्प्ट लिखा है? मैंने कहा फर्स्ट। तो उन्होंने कहा, मैंने 3rd लिखा है, मेरा नहीं हुआ। तो मैंने कहा, प्लीज़ मेरा देख दो। तो उन्होंने बड़ा ही मुँह सा बना के कहा, अच्छा ठीक है रोल नंबर बताओ। मैंने उनको अपना रोल नंबर बताया, और उन्होंने देखा, और देख के उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुम्हारा हो गया है। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी करना आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, आप कितना डेडिकेटेडली स्टडी करते हैं, मेंटली कितना आप तैयार हैं। तो प्रीलिम्स होने के बाद अब मेरे पास था मेंस की तैयारी करना। जैसे ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मैंने अगेन अपने एक जानकार को फ़ोन किया और उनसे मैंने पूछा कि अब मुझे ये बताइए कि मेंस में पेपर कितने होते हैं। तो वो बड़ा ज़ोर से हंसे, और उन्होंने मुझे कहा, आज तुम एंजॉय करो, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया है, कल मैं बताऊंगा। तो अगले दिन फिर मैंने सुबह उठते ही उनको फिर कॉल किया। मैंने कहा, अब बताइए कि कितने पेपर होते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे वापस पूरा पैटर्न समझाया, और उन्होंने मुझे कहा कि देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप
यूपीएससी जब करने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि क्या करना है और कैसे करना है, वो सिर्फ पढ़ते जाते हैं। तो आपको सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस में सेलेक्टिव पढ़ना है और उसको इस तरह से पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको उसमें पीएचडी नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी उनकी सही लगी कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, इसलिए मुझे उसी डायरेक्शन में सोचना है और उतना ही मटेरियल पढ़ना है जो मेरे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो जब मुझे पता चला कि ये पेपर्स हैं और मैंने फिर अपनी स्टडी शुरू की और मेंस की तैयारी में मैं लग गई। जब मैं मेंस का एग्ज़ाम लिख रही थी, हालांकि मैं अपना प्लान बी भी साथ लेकर चल रही थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था, जहाँ से मैं आई थी उस हिसाब से। तो लेकिन फिर भी मैं एक प्लान बी लेकर चल रही थी कि जिस एग्ज़ाम को मैं 1-1.5 साल डेडिकेटेडली पर डे 16 घंटे 16 आवर्स दे रही हूँ, अगर कल को वो एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ या मैं हतोत्साहित हो जाऊँ। तो मैंने एक प्लान बी रखा कि अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा मैं वो काम करूँगी जो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने सोचा था कि मैं अपना एक एनजीओ बनाऊँगी और अपने एनजीओ के माध्यम से लोगों की सेवा करूँगी और ग्रास रूट लेवल पर जा कर के काम करूँगी। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी। और दूसरा, जब मैंने अपनी मेंस की तैयारी शुरू की थी तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट उस समय था मेरे पेरेंट्स का था, मेरी मदर का था स्पेशली, जो मुझे हमेशा ये कहती थी कि बेटा तेरा डेफिनेटली हो जाएगा। आज मैंने अपने ईश्वर से 1 घंटे ज़्यादा प्रार्थना की है कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो। और क्योंकि मेरी मदर बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है बट बहुत ही आध्यात्मिक महिला हैं, तो उनका विश्वास जो जिस तरह से वो मुझ में जताती थी वो भी मेरे आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ाता था। मेंस की दोस्तों जब मैं तैयारी कर रही थी तो तैयारी के दौरान कई बार ऐसा महसूस हुआ कि सब्जेक्ट के हिसाब से स्पेसिफ़िक इनपुट्स हमें चाहिए, क्योंकि आप कितना पढ़ेंगे जब तक आपको स्पेसिफ़िक इनपुट प्रॉपर मार्गदर्शन गाइडेंस में नहीं मिलेगा तब तक आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे। तो वो स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट वाइज वो जो गाइडेंस था, मैंने उस सब्जेक्ट के जो स्पेशलाइज्ड लोग थे जिनको मैं जानती थी अपने यूनिवर्सिटी डेज से, उनसे मैं मिली, उनसे मैंने टाइम लिया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे 2 घंटे पढ़ाएं, 4 घंटे पढ़ाएं। तो ऐसे करके उन लोगों ने मेरी पढ़ाई में हेल्प की। और जो सब्जेक्ट मैं बचपन से पढ़ती आई थी, जो मेरा अपना सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, उस सब्जेक्ट को मैंने सबसे कम टाइम दिया, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये सब्जेक्ट मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं इस सब्जेक्ट का टाइम उस सब्जेक्ट को डिवोट कर सकती हूँ जिसमें मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो मैंने वो टाइम अपनी जनरल स्टडीज़ को दिया, क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से थी, तो साइंस और जनरल स्टडीज़ के बाकी जो टॉपिक्स थे, इकोनॉमिक्स था, और उनमें मैं काफ़ी पीछे थी, तो मैंने ये टाइम एक्स्ट्रा उधर दिया था। तो यूपीएससी एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत ही माइन्यूट प्लानिंग अगर हम लोग करें तो ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत टेक्निकल है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसा नहीं कि आप ये कर लो तो हो जाएगा, ये नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोकस्ड और बहुत ही माइन्यूटली प्लान्ड, टेक्निकली तैयार किया हुआ ये एग्ज़ाम है। इस हिसाब से जब मैं अपने मेंस के सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रही थी, काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। एग्ज़ाम जब लिखे, पेपर्स जब लिखे, तब भी काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। और रिज़ल्ट आया तो मेरा मेंस में हो गया। और मेरा जो रिएक्शन था, जैसे ही मैंने सुना कि मेरा हो गया, तो वो रिएक्शन सिर्फ इतना ही था कि मेरे बस आंसू आ रहे थे, क्योंकि मैं श्योर ज़रूर थी बट इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसा लोगों को लगता है ना कि किस्मत यार हो नहीं हो, तो दैट वे आई वॉज जस्ट क्राइंग एट दैट टाइम व्हेन आई हर्ड कि मेरा एग्ज़ाम हो गया है क्लियर। और मेरे घर के बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे, और तब ये भी बिल्कुल नहीं था कि अभी इंटरव्यू भी बाकी है। और मेंस होने के बाद दोस्तों हमने उसे भी बहुत इन्जॉय किया। इंटरव्यू अभी बाकी था, मेन स्टेज अभी बाकी था, लेकिन उसको इन्जॉय करते हुए हम चल रहे थे। दोस्तों जब मेंस का रिज़ल्ट आया और मेंस क्लियर हो गया तो अब इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, और समय इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत कम था। मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट की, जैसा मैंने बताया, रहने वाली हूँ, तो हमें ये बताया गया कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप कहाँ के हो वो चीज़ आपको बारीकी से मालूम करनी होगी। आपके जिस जगह के हो उसकी हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी क्या है, आप कहाँ से पढ़े हो, किससे लिंक्ड हैं, किन से नहीं है, वो सब सारी चीज़ें करते हुए इंटरव्यू की तैयारी की। इंटरव्यू के लिए जब जाने वाले थे तो मॉक इंटरव्यूज़ भी करने की ज़रूरत पड़ी। मॉक इंटरव्यूज़ में ये बताया गया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए,
आपको किस तरह से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। अगर कोई चीज़ बोर्ड ने पूछा और आपको नहीं आ रहा है तो आपको कितना ईमानदारी से वहाँ पे अपने आप को अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उस बात का जवाब देना है। तो ये सब सारे इनपुट्स लेते हुए इंटरव्यू बोर्ड के सामने हम पेश हुए और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मेरा इंटरव्यू राजस्थान और महारानी कॉलेज और फिर महारानी कॉलेज से महारानी गायत्री देवी से शुरू हुआ और फिर कूच बिहार और इंटरनेशनल रिलेशंस पर चला गया और मेरा सारा इंटरव्यू इंटरनेशनल रिलेशंस पर बेस्ड था। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। इंटरव्यू के बाद जब रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट आया जो ये तय करता कि इस पिछले 1.5 साल की मेहनत का क्या नतीजा है, तो मुझे ध्यान पड़ता है कि उस दिन रिज़ल्ट हम लोगों का 11 बजे के आसपास आया था और मुझे एक जानकार ने फ़ोन किया कि आज रिज़ल्ट आ गया, यूपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आ गया है। और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रिज़ल्ट देखने जाऊं और घर में जो लोग थे उन लोगों ने मुझे बहुत कहा कि देखो तो सही, रोल नंबर बताओ तुम्हारा क्या है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगी और मैं थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी रही। फिर जब घर वालों ने बहुत मोटिवेट किया, मेरी भाभी थी, भैया थे, उन्होंने मोटिवेट किया तो मैंने अपना नंबर निकाल के दिया कि ये नंबर है और रिज़ल्ट देख करके बताया गया कि आपका सिलेक्शन हो गया। मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था वो सिर्फ इतना ही था कि मैं वहाँ से उठी और अपने मंदिर में जाके बैठ गई और 1 घंटे तक मैं बाहर नहीं आई मंदिर से, क्योंकि मैंने मेरी जो श्रद्धा है, मेरी जो भगवान के प्रति जो मेरी भावना है, मैंने अपने स्टडीज़ के दौरान ही मैंने ये कहा था कि आप अगर चाहेंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं इस एग्ज़ाम को लिख रही हूँ, तो मेरी इसमें प्रकृति मदद करे, मेरी इसमें ईश्वर मदद करें। जिनको भी आप मानते हैं, अपने पेरेंट्स को मानते हैं, परम सत्ता को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, अपने गुरुजन को मानते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है। और मैंने 1 घंटा अपने उस भावना को दिया जिनको मैं मानती थी। और फिर मैं 1 घंटे बाद बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, सबके सिर्फ आंसू ही आ रखे थे, क्योंकि ये हमारी इमेजिनेशन से बाहर था कि एक गांव की लड़की फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया। और उसके बाद घर में मिलने जुलने वालों का तांता लग गया और जिस मीडिया हाउस में मैं जॉब करती थी उसी मीडिया हाउस से मुझे इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात थी कि जहाँ मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय के तौर पर काम करती थी, उन लोगों का मेरे पास फ़ोन आया मुझे सम्मानित करने के लिए। और फिर ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो सिलसिला आज भी जारी है। इसलिए हमारे देश का ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी जैसी शुरुआत होती है, आप जो रिज़ल्ट के टाइम जो फील करते हैं, आप जीवन भर आपका वही अनुभव रहता है। तो आपको मौका मिलता है ग्रास रूट लेवल पर काम करने का। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको आम आदमी को हेल्प करना है, उस गरीब को, उस व्यक्ति को जिसको न्याय चाहिए और आप फर्स्ट रिस्पोंडेंट हैं, तो वहाँ आप अपने पार्ट का काम अगर ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करते हैं, क्योंकि आप सिस्टम में आप अकेली सीढ़ी नहीं हैं, लेकिन आप अगर अपने लेवल का कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपने सही कर दिया है। फिर आगे सीढ़ी दर आगे काम होते रहते हैं। तो वो जो एक फीलिंग थी कि आपके पास कोई आए और आप अपने लेवल पर उसको सेटिस्फाई, उसका काम अगर जेन्युइन है आप करके भेज रहे हैं, और जिस सपने के लिए, जिस बात के लिए हम सर्विस में आए थे वो यही था, और यह करके आज मैं अपने आप को बहुत संतुष्टित फील करती हूँ। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है इस बात का कि मैं ये कर पाई अपने नौकरी के दौरान। दोस्तों, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत लंबा है, काफ़ी समय लेता है, लेकिन निश्चित एग्ज़ाम है। हमारे देश का एक एग्ज़ाम ऐसा है जो नियत तिथि को होता है, उसी महीने में होता है, उसी टाइम पीरियड में होता है। तो इस एग्ज़ाम को बहुत सारे देश के विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को देने का सपना लिए रहते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत बच्चों को परेशान भी करता है, हतोत्साहित भी करता है, डिप्रेशन में भी लाता है। क्योंकि मैं इस जर्नी से निकली हूँ, मैंने ये यात्रा की है, इसलिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जब ये निश्चय कर लें कि आपको ये एग्ज़ाम करना है, तभी ये जर्नी शुरू करें। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। दूसरा, अगर आपने निश्चय कर लिया है आपको करना है और आप इस जर्नी पे चल पड़े हैं, तो अपने बड़े बुज़ुर्गों के, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट, विश्वास, उनके जो भावना है, उनका जो आशीर्वाद है, उसको अपने साथ लेकर चलें। थर्ड स्टेज, आपको जो इस फील्ड में गाइड कर सकते हैं इस यात्रा में, उन गाइड करने वाले लोगों को ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करें, चाहे वो आपके गुरुजन हैं, चाहे आपके आसपास के कोई और बुद्धिजीवी लोग हैं। आपको जो भी XYZ जो समझ में आते हैं, जिस फील्ड के जो
प्रोफेशनल्स हैं आप उनसे कंसल्ट करें और अपने आप के साथ ये वादा करें कि मैं अपनी तरफ से कोई चूक नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। मैं ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद भी मैं अपने आप से ये कहने लायक हूँ कि मैंने अपना 100% दिया। सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए और भी अच्छा कुछ सोचा हुआ होगा। एक प्लान बी हमेशा अपने हाथ में रख के चलिए। जब आप यूपीएससी करते हैं तो कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी अच्छा करते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी हम देखते हैं कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आपका प्लान बी आपको कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। वो प्लान बी आपका इसी प्लान ए के बराबर का प्लान होना चाहिए, जो आपको लगे कि हाँ वो मेरे हाथ में है। तो आप इस जर्नी को शुरू करें। बहुत ही अच्छी खूबसूरत जर्नी है, लेकिन डेडिकेशन मांगती है, समर्पण मांगती है और आपका निश्चय मांगती है। निश्चय के साथ करें, ज़रूर कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे।